हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ न्यू टॉपिक विच इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू यूनिट के बारे में, दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है। यहाँ पे एक ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि यहाँ पे सारे टॉपिक्स को बहुत ही डीपली आपको स्टडी करना होता है। देन उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो नाम से ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो केमिस्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फ्लो से रिलेटेड होती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो आपने एक यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए एक टैग लाइन, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये टैग लाइन में ये बताने की कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है। तो कहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करती है किसके बारे में, इंटर कन्वर्जन के बारे में डील करती है। इंटर कन्वर्जन क्या होता है? जब एक तरह की एनर्जी को हम दूसरी तरह की एनर्जी में चेंज करते हैं तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। तो बेसिकली हम इंटर कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। अब इंटर कन्वर्जन किसका करना है? तो हमें करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करना है। किसमें करना है? केमिकल एनर्जी में, एंड द वाइस वर्सा, राइट। तो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन से बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कहा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी, यानी ये जो है स्टडी करती है, किसकी स्टडी करती है? इंटर कन्वर्जन की। ठीक है, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे अभी, यहाँ पे जो हमें करना है बेटा वो क्या करना है? इंटर कन्वर्जन करना है। तो ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि इंटर कन्वर्जन को डिस्कस करती है, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे इससे ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो क्या होता है। तो क्लियर यहाँ पे हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is a branch of chemistry, branch of physical chemistry which deals with the interconversion of the electrical energy into chemical energy and the vice versa, right। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होती है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम ये है कि ये पता करेगी, या यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पे बेटा आपको चीज़ समझनी होगी, जैसे कि आप अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने देखा होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बिफोर आगे टॉपिक को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे केमिकल एनर्जी को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये अलग अलग जो है होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये क्या पार्ट होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते हैं। तो बेसिकली अगर बेटा मैं कहूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि एक ऐसी एनर्जी जो कि चार्ज फ्लो की वजह से होती है। मतलब अगर कहीं पे भी किसी भी तरह से अगर चार्ज फ्लो हो रहा होता है और चार्ज फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? द एनर्जी विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज फ्लो के होने की वजह से होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी तरह के केमिकल कंपाउंड के अंदर स्टोर होती है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। आपको पता है कि हम अपने सराउंडिंग में चारों तरफ से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से घिरे हुए हैं, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस जो आपके सराउंडिंग है वो एक कंपाउंड ही होता है, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एयर हो, या कोई भी प्लास्टिक आइटम्स हो। एवरी वन इज द, जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग होती है वो सब केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। ओके, तो आपने यहाँ पे समझा कि केमिकल एनर्जी क्या है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। तो द एनर्जी विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and the energy which is stored in any chemical compound, any chemical substance known as the chemical energy। अब बेटा जैसे कि आप जानते होंगे कि आपके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही फैमिलियर है, जो कि जो इलेक्ट्रिक हाउस होता है वहाँ से हमारे घर तक पहुँचती है। अब आपको पता है कि आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ घर पे कैसे करते हैं। तो आपने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक हाउस से आपके घर तक पहुँच रही है तो आप उस एनर्जी को डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट वे में यूज़ करने का मतलब है कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट टाइप की एनर्जी में आप लोग वहाँ चेंज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने घर पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी एज वेल एज द हीट एनर्जी में कन्वर्जन करता है। इलेक्ट्रिक आयरन की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फैन या कूलर जो हो गए ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं।
तो इन सारी चीज़ों से एक बात समझ में आ जाती है। समझ में ये आता है कि अगर आप एक तरह की एनर्जी को किसी दूसरी तरह की एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डिवाइस की आवश्यकता होगी। You will need a device if you want to convert a type of energy into the another form of energy, right? तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डिवाइस की नीड होती है और उस डिवाइस का नाम है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो अब जब कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस करने के लिए आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आप बताओगे सर such a device which is used to the chemical energy into the electrical energy or electrical energy into the chemical energy known as a electrochemical cell। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं बेटा इनको बाइफरकेट किया गया है इन द टू टाइप्स। पहला होता है बेटा हमारे पास गैल्वेनिक सेल और दूसरे हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कौन सा होता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल और दूसरा कौन सा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो गैल्वेनिक सेल है ये क्या होता है, इसका काम, इसका फंक्शन क्या होता है वो समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि गैल्वेनिक सेल का काम ये होता है कि ये जो केमिकल एनर्जी जो होती है बेटा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इसका काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल के अंदर बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है यहाँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, राइट? एंड देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी हैव, द गैल्वेनिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो गैल्वेनिक सेल का काम ये होता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। गैल्वेनिक सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ओके, तो आई थिंक ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अब इतना पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब बेटा यहाँ पे इस टॉपिक में हम आगे जब भी सेल के बारे में पढ़ेंगे तो सेल के बारे में पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कंडक्टर्स। ओके, तो कंडक्टर्स के बारे में आपने कई बार पहले भी पढ़ चुका होगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। ओके, मतलब वी कैन से दैट द सब्सटेंसेस और डिवाइस विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस और ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही आप पढ़ेंगे। तो कहा गया है द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू द फ्लो थ्रू दैम, यानी कि उनसे होकर के जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं उन्हीं को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स कहते हैं। अब कंडक्टर्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगे, जैसे कि जितनी भी मेटल्स हमारे सराउंडिंग होती हैं वो सब कंडक्टर्स में आएंगी। एक्वेस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। एक्वेस सॉल्यूशन किसके होंगे? जैसे कि एसिड के लिए एसिड का हो गया, बेस का हो गया, सॉल्ट का हो गया। फ्यूज्ड सॉल्ट भी यहाँ पे हो सकते हैं। फ्यूज्ड सॉल्ट का मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड प्रॉपर यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे फ्यूज्ड सॉल्ट को बेटा यहाँ पे मोल्टन सॉल्ट भी कह सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास कोई सॉल्ट है और आप इस सॉल्ट को यहाँ पे हीट कर देते हो, तो हीट करने के बाद ये सॉल्ट जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो इस मेल्टेड जो सॉल्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मोल्टन सॉल्ट या फिर फ्यूज सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के बारे में चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा कि सॉल्ट जब सॉलिड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ नहीं करता है, तो फ्यूज्ड वाला करता है या फिर मोल्टन वाला करता है। एंड उसके बाद ध्यान रखना है आपको इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर का मतलब यहाँ पे सी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि मिनरल वाटर से है, डिस्टिल्ड वाटर से नहीं है, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमने कंडक्टर्स के बारे में समझ लिया कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पढ़े, मेटल्स हो सकती हैं सारी, एक्वेस सॉल्यूशन हो सकते हैं एसिड बेस और सॉल्ट के, उसके बाद फ्यूज सॉल्ट हो सकता है और इम्प्योर वाटर हो सकता है। ठीक है, इतना करने के बाद बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। कंडक्टर कितने तरह के होते हैं बेटा? टू टाइप के होते हैं। अब कंडक्टर टू टाइप के होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से टाइप होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखेंगे बेटा, कंडक्टर जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर और होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर आयनिक कंडक्टर। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बेटा यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंडक्टर के जो टाइप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्टर के जो टाइप हैं वो ऑन दी बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर के बिहाफ पे, मतलब चार्ज को कैरी करने वाला, चार्ज को ले जा करके, मतलब चार्ज को ले कौन जाएगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव या फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे है तो उस चार्ज को ले कौन जाएगा?
तो चार्ज को कैरी करने के बिहाफ पे, चार्ज को कैरी करने वाली जो डिवाइस है या चार्ज को कैरी कौन करेगा उसके बिहाफ, मतलब चार्ज को ले जाना है बेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो चार्ज को कैरी करने वाले जो जो फैक्टर है उसके बिहाफ पर हमने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे कंडक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला है मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर के अंदर सारी मेटल्स आ जाती हैं, जितनी मेटल्स होती हैं वो मेटालिक कंडक्टर होती हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर एक बोतल है, तो बेसिकली स्टील और आयरन की बनी हुई है। तो आपको पता है कि मेटल के सरफेस पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो दिया है उसमें यह कहा गया था कि मेटल के सरफेस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर फ्री टू मूव, यानी कि वो रैंडमली ऑल डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं, वो फ्री होते हैं। एंड जब भी हम उसके एंड के अक्रॉस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देते हैं और चार्ज को फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये मतलब स्टोरी ये है कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर जो होता है, चार्ज कैरियर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द चार्ज कैरियर। तो अगर चार्ज कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना बेटा, चार्ज कैरियर्स कौन हो, इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। ठीक है। अब दूसरे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें चार्ज कैरियर फ्री आयंस हो। यहाँ ध्यान रखना है कि आयंस, है ना, जो फ्री आयंस होते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट आयन हो गया, तो Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। तो जितने भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज फ्री आयंस होते हैं, तो अगर उस तरह का कंडक्टर है तो हम लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक यहाँ पे इमेज के द्वारा बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे वायर्स आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो वायर्स जो होते हैं बेटा, इन वायर्स को हम लोग यहाँ पे कहते हैं दीज आर द मेटालिक कंडक्टर। ओके। तो ये जो कंडक्टर बेटा हमने यहाँ पे लिए हुए हैं इनको हम मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। और ये जो कंडक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो इस कंडक्टर की कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक सेल मिलेगा, सेल या आपको बैटरी मिलेगी, है ना, बैटरी हो गया बेटा। अब बैटरी के साथ यहाँ पे क्या कनेक्टेड होता है बेटा, वायर। ठीक है। वायर का कनेक्शन किससे होता है, इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटल की रॉड होती है बेटा। अब ये इलेक्ट्रोड कहाँ टिप होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे ये चार चीज़ें होती हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो बैटरी कनेक्टेड विद द वायर, वायर कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह का ये जो डिवाइस जो होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है। आपको बेसिकली ध्यान देना है कि जो केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो केमिस्ट्री में बेटा इस तरह के कंडक्टर को डील किया जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को डील करना है। लेकिन वेन एवर वी आर स्टूडिंग अबाउट द फिजिक्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो फिजिक्स में हम लोग मेटालिक कंडक्टर को डील करते हैं। ओके। एक चीज और ध्यान रखनी है कि मेटालिक कंडक्टर केवल यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, जनरली हमने यहाँ पे सारे एग्जांपल कॉपर वायर के लिए हैं, तो ऐसा नहीं केवल कॉपर वायर हो, आयरन का, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, किसी भी मेटल का वायर हो सकता है। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, द मेटालिक कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स आर द कंडक्टर्स इन विच द कैरियर्स, charge carriers are free electrons, while the electrolytic conductors are the conductors in which the charge carrier are free ions, है ना। तो मतलब जिन कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री आयंस होते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और जिन कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं मेटालिक कंडक्टर। ओके। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि भाई हमारे कंडक्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटालिक कंडक्टर और एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दोनों में डिफरेंस भी हमने सीख लिया था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। अब हम यहाँ समझते हैं कि मेटालिक कंडक्टर यहाँ पे क्या होते हैं, उनके बारे में समझो बेटा। मेटालिक कंडक्टर, व्हाट आर द मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर के बारे में अगर यहाँ देखोगे तो मेटालिक कंडक्टर के बारे में कहा गया है द कंडक्टर, यानी कि ऐसे कंडक्टर, यहाँ पे कहा गया मेटालिक कंडक्टर के बारे में कहा गया द कंडक्टर विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स एंड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। यानी कि मेटालिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनमें जो चार्ज कैरी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है और कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि एक वायर है जो हमारे होम अप्लायंसेस में लगा हुआ है और आपको पता है कि वो कई साल से चार्ज फ्लो करने का काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 या 3 साल बाद अब उस वायर को आप यहाँ पे उसका जो इनामिल जो होता है, प्लास्टिक इनामिल जो होता है, उसको वहाँ से हटाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि तार पतला हो गया या किसी जगह एक जगह मोटा है एक जगह पतला है, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पे वो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि केमिकल चेंज नहीं होता बेटा, है ना, केमिकल चेंज नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे मैटर का फ्लो नहीं होता, मैटर फ्लो नहीं होता बेटा, मैटर नहीं फ्लो होगा बेटा, है ना। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंडक्टर का जो हमारे पास जो मीडियम चार्ज कैरियर जो होते हैं वो यहाँ पे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्हीं को बेटा हम लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। तो मेटालिक कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा भी था कि मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं, कि ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें चार्ज कैरियर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर। एग्जाम्पल में बेटा हमारे पास यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिला है, एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं कॉपर वायर हो गया,
सिल्वर हो गया, आयरन वायर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। और एक यहाँ पे एक्सेप्शन और आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की तरह काम करता है, बिकॉज ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वो इलेक्ट्रॉन ही जो है वो चार्ज कैरी करने का काम करता है। सो दिस इज द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, अब हम मेटालिक कंडक्टर के बाद आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्री आयंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो कहा गया है दो सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस विच कंडक्ट, जो कि कंडक्ट करते हैं द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द आयंस, यानी कि ऐसे कंडक्टर जो आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं या फिर अलाउ करते हैं और एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बनाने के लिए आपको एक्वेस सॉल्यूशन चाहिए ही होगा। एक्वेस सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसे बनता है, सिंपली आपको ध्यान रखना है, आपको चाहिए होगा सॉल्ट। अब किसी भी सॉल्ट को या फिर एसिड को या बेस को पानी में जैसे ही मिला देते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो बन के आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन वहाँ पे कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा कि दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द आयंस इन एक्वेस सॉल्यूशन और द मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। या फिर सिंपली वर्ड में ये कह सकते हैं दोज कंडक्टर्स इन विच द चार्ज कैरियर्स आर द फ्री आयंस, यानी कि ऐसे कंडक्टर जिनमें चार्ज कैरियर क्या होता है, फ्री आयंस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया होगा। तो पहले कौन से होते हैं, पहले हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और दूसरे कंडक्टर की बात करेंगे तो वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात यहाँ पे आ जाती है तो बच्चे के माइंड में आता है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या है। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे मजबूती से नहीं है बेटा, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन से है ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब कैसे है बेटा, आयनाइजेशन से है। यानी कि अगर जो सॉल्ट जो है कंप्लीटली आयनाइज होता है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो बेटा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो कहा गया इलेक्ट्रोलाइट विच आर कंप्लीटली आयनाइज, यानी कि जो सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने सपोज दैट मैंने आपको यहाँ पे 100 मोल्स ऑफ NaCl दिया, मतलब कि कॉमन सॉल्ट, और उसको मैंने एक्वेस सॉल्यूशन बनाने के लिए पानी में डिसॉल्व करने के लिए कहा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये आयनाइज होगा। अब आयनाइज होकर के Na+ देगा और Cl नेगेटिव देगा, लेकिन अगर यहाँ पे कैलकुलेशन की गई तो यहाँ पे 100 मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव है और 100 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे NaCl का कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। तो कंप्लीट आयनाइजेशन जिनका होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन आएगा, सॉल्ट आ जाएंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएंगे। इनके जो एक्वेस सॉल्यूशन जो होंगे वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन ये है, जैसे कि मान लो कि आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और सपोज करके चलते हैं कि आपको इसके भी यहाँ पे 100 मोल्स आपको दिए गए एंड आपसे कहा गया कि आप इसे वाटर में डिसॉल्व कीजिए, मतलब पानी में डिसॉल्व कीजिए। ठीक है, पानी में बेटा ऐसे डिसॉल्व करना है। तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपने ये देखा यहाँ पे दो आयंस मिलते हैं, एक को मिलता है CH3 नेगेटिव मतलब एसीटेट आयन, और एक मिलता है H+ आयन। तो एसीटेट आयन जो है उसका नंबर जो है वो 60 है। 60% यहाँ पे इसका आयनाइजेशन हुआ है, 60%। बाकी 40% यानी कि जो मोल्स थे वो आयनाइज नहीं हुए, यानी कि ये जो एसिटिक एसिड है वो पार्शियली आयनाइज होता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। तो बेसिकली जो सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, जैसे कि एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया हो गया, अमाइंस हो गई, तो इन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो आई थिंक यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स एंड विच कंडक्टर्स इन विच द चार्ज कैरियर आर द फ्री आयंस नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दे आर ऑफ टू टाइप, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolyte are those electrolytes which are completely ionized in their aqueous solutions, and the weak electrolytes are those electrolytes which are partially ionized or partially dissociates in the aqueous solution. Okay, तो यहाँ तक अब कंडक्टर का पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब कंडक्टर के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि यहाँ पे कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में करना है। किस किस के बीच में करना है, हमें डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास मेटालिक कंडक्टर एक साइड में हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इनके बीच में डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस नंबर 1 यहाँ पे आएगा, पहला वाला आएगा बेटा, इनमें जो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, चार्ज कैरियर्स, तो चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। तो मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। तो यहाँ फ्री आयंस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस।
सेकंड ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंज। अब मैंने केमिकल चेंज का आपको बताया था, यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो मैटर फ्लो नहीं होता, मतलब जो सब्सटेंस है उसकी उसकी केमिकल नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये नहीं कह सकते आप लोग कि अगर मान लो कि एल्यूमिनियम के वायर से आप चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं तो वो मैग्नीशियम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, या सिलिकॉन नहीं बन जाएगा। अगर एल्यूमिनियम का वायर है तो एल्यूमिनियम ही रहेगा। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये हो गया, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंज। बट यहाँ पे होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद अ केमिकल चेंज, यानी यहाँ पे केमिकल चेंज के द्वारा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए जिंक सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया, तो हो सकता है कि वो एक दूसरी स्पीसीज बना ले, जैसे कि FeSO4 आयरन सल्फेट बना ले या मैग्नीशियम सल्फेट बना ले, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वहाँ पे कौन सी मेटल या कौन सा इलेक्ट्रोड उसमें डाला गया है। तो मतलब यहाँ केमिकल चेंज हो सकता है। यहाँ पे कहा गया नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, यानी कि यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर हो जाता है। आगे यहाँ पे कहा गया कि रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द कर्नल्स। अभी कर्नल्स क्या होते हैं, देखो बेटा, फिजिक्स में जब आप कंडक्टर्स पढ़ोगे तो उसमें ये माना जाता है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि भाई मेटल के सरफेस पर जो है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन क्या होता है ये भी माना जाता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक स्पेस ऐसा भी होता है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस एम्प्टी स्पेस को ही बेटा यहाँ पे कहा जाता है कर्नेल्स, यहाँ पे कहा जाता है। और ऐसा माना गया है कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ करके इस कर्नल्स में यहाँ पे एंटर करता है और अपनी ओन पोजीशन पे एक और न्यू कर्नल्स का यहाँ पे अपीयर यानी कि फॉर्मेशन करता है, और ये प्रोसेस पूरी मेटल के अंदर चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से यहाँ पे मेटल के अंदर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो होता है वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होने की वजह से होता है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या है, जैसे कि मान लो कि सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव जो है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो कर रहा है, और वहीं पे जो Cl नेगेटिव जो है बेटा, Cl नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे, Cl नेगेटिव इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही ये नजदीक आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में क्या होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे पॉइंट में कहा गया था रेजिस्टेंस जो है, मतलब जो मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद इंक्रीज द टेम्परेचर, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करेंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, ये क्या करते हैं, ये मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को फॉलो नहीं करते। मतलब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को फॉलो नहीं करते, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं वो फेराडे लॉ को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमने शुरुआत करी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जाना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हमने सीखा कि भाई जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैं ये क्या होती हैं। केमिकल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से या चार्ज फ्लो की वजह से जो एनर्जी होती है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। हमने सीखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। उसके बाद हमने उनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे सीखे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के टाइप हमने सीखे, और हमने यहाँ पे डिफरेंस किया बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो आई होप यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड कंटिन्यू वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों को क्या करना है, बस सिंपली इस वीडियो लेक्चर को देखना है ध्यान से, नोट्स बनाने हैं। अगर आपको नोट्स से बनाने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको जो है पर्सनली व्हाट्सएप पर जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारे पास नोट्स का जो लिंक होता है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। और कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करनी है तो आपको हर एक टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको बनाने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट अगर कोई टॉपिक दिलाएगा तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही दिलाएगा। यानी कि बेसिकली जो भी एग्जाम होता है केमिस्ट्री का, तो बच्चा अगर सबसे पहले कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना लो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ से करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।